नमस्कार दोस्तों अभी तक हमारी बावजूद हर किस्म की मशक्क़त के बावजूद कि हमने बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किए, बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े ठोस कदम भी उठाए, लेकिन मणिपुर अभी तक शांत नहीं है। अभी तक बहुत सारा लावा वहाँ की ज़मीन से, सरजमीन से निकल रहा है, उबल रहा है, और ये किस दिशा में जाएगा अभी कुछ भी तय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है मित्रों, वो अशांति नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली, कठिनाई वाली बात है कि एक और जहाँ हम इतने लंबे चौड़े विश्व के सबसे बड़े फ्लाईओवर, विश्व की सबसे ऊंची सड़कें, विश्व के सबसे बड़े पुल, विश्व की सबसे बड़ी सुरंगें, इतना कुछ हम निर्माण करने में व्यस्त हैं, निर्माण कर रहे हैं, ये उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मित्रों, भीतर से सांस क्यों घटता है? क्यों लगता है कि सांस घुटन जो है बढ़ती जा रही है? हमने वेंटिलेटर इतने ज़्यादा उसको उत्पादन बढ़ा दिया, हमने ऑक्सीजन प्लांट्स का भी उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम किसी तरह से ये महसूस कर सकें कि घुटन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है या बहुत ज़्यादा हम लोग महसूस कर रहे हैं राहत। इसी संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे और बांटना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, इसको कुल मिलाकर समग्र क्षेत्र को हम लोग 7 सिस्टर्स का क्षेत्र बोलते हैं। एक 7 बहनें हैं, इनमें अरुणाचल भी है, इनमें मिजोरम भी है, इनमें नागालैंड भी है। पूरे मिलाकर एक पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर हम 7 सिस्टर्स 7 भागों में बांटते हैं। और उनमें शायद ये दावा हर क्षेत्र का है, अरुणाचल का अपना दावा है, हर क्षेत्र का अपना है कि हमारा जो है सौंदर्य वो ज़्यादा है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात वो करते हैं। कोई बहन दावा करती है कि मैं ज़्यादा आकर्षक हूँ, और दूसरी बहन का दावा होता है, इन्हीं 7 सिस्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा आकर्षक हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा अशांति चेहरों पर बिखरी हुई हो, तो आप कैसे ये दावा करेंगे कि सब कुछ शांत है, सब कुछ सौंदर्यपूर्ण है? मैं थोड़ा सा अतीत में लिए चलता हूँ कि ये मणिपुर जो है, ये लगभग 22,327 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। क्षेत्रफल जो फैला हुआ ये 22,327, और पर्वतीय क्षेत्र है, श्रृंखलाएं हैं, उनकी मेजरमेंट, इनका जो माप है वो भी अलग अलग ढंग से होता है। कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि इसको क्या स्वरूप दे, लेकिन संघर्ष वहाँ निरंतर लोगों को करना ही पड़ा है। ये इतिहास गवाही देता है, वहाँ का इतिहास। और वहाँ का इतिहास बताता है कि वो मणिपुर के लोग पूरे के पूरे परिवेश में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहले लड़े, फिर राजतंत्र वहाँ पर था, उसके खिलाफ लड़े। 1949 में वो राजतंत्र समाप्त हुआ। वहाँ की महाराजा ने भारत में विलय की घोषणा की विधिवत, और उस विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब जाके ये देश की मुख्य धारा से जुड़ा। लेकिन अभी तक वो मामला नहीं बात बन पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहाँ खनिज होते हैं ना मित्रों, वहाँ खनिजों के साथ साथ नशीले द्रव्य, इनका भी इस्तेमाल, इनके लिए भी तस्करी, और ये तस्करी लगभग हर उस क्षेत्र में होती है जो किसी न किसी अन्य देश की सीमा से सटा हुआ है। यही स्थिति मणिपुर की भी है, वहाँ भी यही समस्या थी। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने उस वक्त ये कदम उठाया था, एक संस्था बना ली थी, और संस्था का नाम था मीरा पैबिस। मीरा पैबिस नाम की ये संस्था, इसका मतलब मणिपुरी भाषा में ये होता है कि मशालें लेकर जागरूकता का संदेश देने वाली महिलाएं। ये महिलाएं मणिपुरी साड़ी पहनती थी, और सर पर वही वहाँ की स्थानीय आंचलिक कैप वो भी पहनती थी, और उनका एक ही था कि हर वाहन को रोककर स्वयं चेक करती थी कि इसमें कोई नशीला द्रव्य तो नहीं आ रहा, इसमें मेरे प्रदेश को खराब करने के लिए कोई आतंकी हथियार तो नहीं आ रहा। मतलब इतनी ज़्यादा कमिटमेंट, प्रतिबद्धता ये वहाँ की महिलाओं में रही है।
और अब जब ये इस बारे में सरकार भी केंद्र की बातचीत वहाँ के संगठनों से कर रही थी, तो अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे इस संगठन से भी मिलाया जाए। उन्होंने भी इस संगठन के जो नेता, जो महिला थी, महिला नेत्री, उनसे मिलकर उनसे सहयोग मांगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे तक अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने और अपने मूल परिवेश को बचाए रखने के लिए यहाँ के लोगों के मुकद्दर में कितना लंबा एक संघर्ष है जिसमें वो अब तक जूझ रहे हैं। शुक्रिया।